Hello students, so we are here going to end our respiratory system with the last topic, that is the respiratory failure. So proceeding with the respiratory failure, here you can see a diagram. So in the diagram, one side there is failure to ventilate and another side there is failure to protect the airway. So there are a number of respiratory signs and symptoms are there, and causes are there. Because of that the person is having the respiratory failure. So going to proceed, here also a diagram, that is A diagram is of the normal lung है ना, और B diagram that is condition causing respiratory failure. So here are also number of causes, that is the pulmonary embolism, COPD, cystic fibrosis, muscular problem. So lots of problems are there है ना. We have already studied about that all topics that are responsible for causing the respiratory failure. So respiratory failure, that is it results from the inadequate gas exchange. Respiratory failure क्या है आपका, that is inadequate gas exchange है. And the main is first insufficient oxygen transfer to the blood, that is hypoxemia, and second condition is that is inadequate carbon dioxide removal, that is the hypercapnia. So यहाँ पर मेन दो कंडीशन अराइज हो रही, दैट इज हाइपोक्सीमिया यानी कि ऑक्सीजन जो है ब्लड को ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, और हाइपरकैप्निया का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जो है बॉडी से पर्टिकुलरली क्या नहीं हो पा रहा है बेटा, रिमूव नहीं हो पा रहा है. नाउ हियर इज़ नॉर्मल गैस एक्सचेंज डायग्राम है ना. और इस डायग्राम में आप लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग देखेंगे जब पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है. सो कार्बन डाइऑक्साइड जो आसानी से एल्वुलाई को क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, और एट दी आपका वीनस साइड में देखिए, पल्मोनरी वेन में देखिए आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जा रहा है, इन हो रहा है, जिसके कारण से रेड हो जा रहा है, ब्रिक रेड हो जा रहा है कलर, और ये पल्मोनरी वेन जो है आपका ब्लड को लेकर के हार्ट की ओर मूव करेगी. सो ये नॉर्मल आपका गैस एक्सचेंज का डायग्राम. सो अक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर में क्या होता है कि आपका पर्सन जो है दो चीज़ें नहीं कर पाता, दैट इज़ आपका ऑक्सीजन को प्रॉपरली इन नहीं कर पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रॉपरली आउट नहीं कर पाता है, दैट इज़ कॉल्ड द रेस्पिरेटरी फेलियर है ना. सो इट इज़ नॉट अ डिसीज़ बट अ कंडीशन रिजल्ट्स ऑफ वन और मोर डिसीज़ इन्वॉल्विंग द लंग और अदर बॉडी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी फेलियर को हम डिसीज़ करके नहीं बोलते हैं, इट इज़ अ कंडीशन दैट इज़ अराइजिंग फ्रॉम दी वेरियस डिसीजेस है ना. बहुत सारे डिसीजेस के इन्वॉल्व होने के कारण, लंग के बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दी रेस्पिरेटरी फेलियर. नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट इज़ वी शुड डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी एंड रेस्पिरेटरी फेलियर है ना. सो क्या है रेस्पिरेटरी इंसफिशिएंसी एंड क्या है रेस्पिरेटरी फेलियर. So respiratory जो insufficiency, that is the condition in which the lung cannot take in sufficient oxygen or expel sufficient carbon dioxide to meet the need of the cell of the body. So यहाँ पर एक important चीज़ नोट डाउन करेंगे, respiratory insufficiency एक condition है जिसमें person is unable to take in the oxygen and unable to expel carbon dioxide. Okay. Now the second condition is respiratory failure जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, that is it is not a condition, it is a syndrome है ना. रेस्पिरेटरी फेलियर जो है दैट इज इट इज़ अ सिंड्रोम इन विच द रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल्स इन वन और बोथ ऑफ इट्स गैस एक्सचेंज फंक्शन, ऑक्सीजनेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन. सो ये सिंड्रोम है जिसमें पर्सन जो है एक्सेल एंड इनहेल नहीं कर पाएगा. ओके. सो रेस्पिरेटरी जो इनसफिशिएंसी इट इज़ अ कंडीशन, एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है वो एक आपका रेस्पिरेटरी फेलियर जो है दैट इज़ अ सिंड्रोम है ना. कंडीशन जो है सिंपल सा कंडीशन है जो आपका रिजॉल्व हो सकता है, बट जो फेलियर है बेटा दैट इज़ कम्प्लीटली फेल हो जाता है, पर्सन ऑक्सीजन को इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आउट नहीं कर पाता है. सो नंबर ऑफ अदर सिम्टम्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द फेलियर, दैट इज़ इट इज़ कॉल्ड द सिंड्रोम. ओके. ना क्लासिफिकेशन है रेस्पिरेटरी फेलियर का. सो यहाँ पे दो मेजर क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, दैट इज़ हाइपोक्सीमिक रेस्पिरेटरी फेलियर एंड हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, दो वैरायटी है. सो हाइपोक्सीमिक में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन फेलियर हो जाता है, दैट इज़ पार्शियल ऑक्सीजन जो प्रेशर है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 60 mm of Hg ऑन 60% ऑक्सीजन. सो आपका पार्शियल ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है 60 mm of Hg से. हाइपरकैप्निक में क्या होता है, वेंटिलेटरी फेलियर होता है, दैट इज़ पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशर है वो मोर देन 45 mm of Hg होता है, और pH जो होता है वो लेस देन 7.35.
और लेस देन 7.3 पाई होगा तो एसिडिक हो जाएगा, और PaCO2 मोर देन 45 mm ऑफ Hg होगा तो हाइपर कैप्निया को क्या करता है, वो अल्टीमेटली लीड करता है। जहाँ पर दोनों में दो अलग कंडीशन दिया है, एक्यूट एंड क्रोनिक एंड क्रोनिक। सो एक्यूट आपको समझ में आता है, जल्दी सडन अराइज होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर वो रिजॉल्व हो जाता है। बट जो क्रोनिक होता है वो सेवरल डेज के लिए हो सकता है या उसके लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए भी वो हो सकता है। नाउ यहाँ पर आपका रेंज ऑफ वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप यहाँ पर दिया है। वेंटिलेशन परफ्यूजन रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि पर्सन जब ऑक्सीजन को इन कर रहा है सो प्रॉपरली वो इन कर पाए, और आपका सेल्स जो ब्लड सेल्स हैं, है ना, जो ब्लड क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है, वो प्रॉपरली उससे क्या हो जाए, रिसीव कर पाए और उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेज पाए। सो उसके बीच में एक रिलेशनशिप होना चाहिए। बट अगर कोई कंडीशन अराइज होती है यहाँ पे, जैसे कि सिक्रीशन या फिर म्यूकस प्लग, जैसे कि हमने निमोनिया में पढ़ा हुआ था, सो यहाँ पर जो गैस एक्सचेंज है बेटा वो क्या हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है, और आपका रेस्पिरेटरी वेंटिलेशन परफ्यूजन जो है वो क्या हो जाता है, फिर मिसमैच हो जाता है, मैचिंग नहीं हो पाती है। सो हम लोग जो फर्स्ट इटोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ दी हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। हमने दो कंडीशन पढ़ा था। फर्स्ट जो था दैट इज़ दी हाइपोक्सिमिक, दैट इज़ ऑक्सीजन का कमी हो जाना, और सेकंड जो कंडीशन है दैट इज़ दी हाइपरकैप्निक। हाइपरकैप्निक का मतलब है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में ज़्यादा हो जाना। सो हाइपोक्सिमिक जो रेस्पिरेटरी फेलियर है उसमें फर्स्ट जो है दैट इज़ दी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, और ये बहुत सारे कंडीशन है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज़ दी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, निमोनिया, अस्थमा, एटेलेक्टासिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, जिसमें वेंटिलेशन परफ्यूजन का मिसमैच होता है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज द डायग्राम इन विच यू कैन सी द वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। पर्सन इज ब्रीदिंग इन और यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, बट हाइपोवेंटिलेशन होगा। हाइपोवेंटिलेशन प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएगा, इन नहीं कर पा रहा है ऑक्सीजन, और यहाँ पर आपका नॉर्मली इन कर पा रहा है। सो आपका एरिया जो इन्वॉल्व हुआ है लंग का, है ना, कौन सा लोब इन्वॉल्व हुआ है, कौन से एल्वोलाइस इन्वॉल्व हुए हैं, उसके बेसिस पे आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच है वो डिपेंड करता है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर वेंटिलेशन विदाउट परफ्यूजन है। वेंटिलेशन तो हो रहा है, ऑक्सीजन तो अंदर जा रहा है, बट जो ब्लड है वो क्या नहीं हो पा रहे हैं, ऑक्सीजन से परफ्यूज नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पे डिफ्यूजन एबनॉर्मलिटी दिख रही है, मतलब ब्लड तो ऑक्सीजन जा रहा है आपके एल्वोलाई में, बट आपका जो ब्लड है वो क्या नहीं कर पा रहा है, ऑक्सीजन प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पा रहा है। और यहाँ पे परफ्यूजन विदाउट वेंटिलेशन, अब ये वाला एरिया जहाँ पर ब्लड सप्लाई है बट क्या नहीं हो रहा है, एल्वोलाई डैमेज होने के कारण ऑक्सीजन जो है उस एरिया से क्या नहीं हो पा रहा है, एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो दोनों कंडीशन अराइज हो सकती है, एयर का एंट्री होना और ब्लड उसको क्या करना, रिसीव करना, ये एलुलर स्पेस में होता है। तो ये दोनों अगर इक्वली मैच होते हैं तब वेंटिलेशन परफ्यूजन मैचिंग होती है, बट एयर का इन होना और ब्लड का उसको रिसीव करना, है ना, कुछ कारण से अगर क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, सो वो चीज़ क्या कहलाता है, आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कहलाता है। नाउ सेकेंड इज द शंटिंग, है ना। सो सेकेंड कॉज दैट इज एनाटॉमिक शंट, इंट्रापल्मोनरी शंट एंड एक्सट्रीम वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच। सो सबसे पहले हम लोग एनाटॉमिक शंटिंग के बारे में देखेंगे। एनाटॉमिकल शंटिंग ऑकर्स व्हेन द ब्लड सप्लाई टू द लंग वाया द ब्रोंकियल आर्टरीज इज रिटर्न वाया द पल्मोनरी वेन्स without passing through the pulmonary capillaries, thereby bypassing alveolar gas exchange. In addition, some of the smallest cardiac veins drain directly into the left ventricle of the human heart. So यहाँ पे कंडीशन हो रही है, जो ब्लड जा रहा है, ब्रोंकियल आर्टरीज जो जा रही हैं, सो ये पल्मोनरी आर्टरीज के पास गई तो है, बट वहाँ से बाईपास क्या हो रही है, पास ही नहीं हो रही है, वहाँ से विदाउट पासिंग वहाँ से वो रिटर्न हो जा रही है हार्ट की ओर। पल्मोनरी वेन जो है वो रिटर्न हो जा रहा है। सो पल्मोनरी कैपिलरीज के पास अगर वो आएगा नहीं तो क्या होगा, आपका गैस का एक्सचेंज होगा ही नहीं, है ना। और इन एडिशन यहाँ पे कुछ कार्डियक वेन्स के बारे में दिया है जो आपके लंग्स गया ही नहीं है ऑक्सीजन लेने के लिए, और लेफ्ट वेंट्रिकल में डायरेक्टली क्या कर रहा है, वो ड्रेन कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन लिए बिना जब पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जब ब्लड क्या होता है बेटा, रिटर्न हो जाता है, सो ये जो कहलाता है दैट इज़ द एनाटॉमिकल शंटिंग। शंटिंग का मतलब एक पैसेज, रास्ता ही बदल लिया उसने, है ना, और जिसके थ्रू आपका ब्लड बिना ऑक्सीजन लिए हार्ट की ओर क्या हो गया, चला गया, और हार्ट में अनऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जो कि सिस्टम में गया, दैट विल लीड टू हाइपोक्सीमिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा एक शंटिंग के बारे में दिया, दैट इज द पल्मोनरी शंट ऑफन ऑकर्स व्हेन द एल्वोलाई फिल्स विद द फ्लूइड कॉजिंग पार्ट ऑफ द लंग टू बी अनवेंटिलेटेड ऑल्दो दे आर स्टिल परफ्यूज्ड। इंट्रापल्मोनरी शंटिंग इज द मेन कॉज ऑफ द हाइपोक्सीमिया। सो यहाँ पे दूसरा शंटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज़ दी पल्मोनरी शंटिंग, है ना। और पल्मोनरी शंटिंग में क्या हो रहा है, जो एल्वोलाई है वो ब्लड से और फ्लूइड से क्या हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है। अब एल्वोलाई जब फिल हो जाएगा सो उसमें ऑक्सीजन जो गया है वो कहाँ पर नहीं जा पाएगा, आपके ब्लड की ओर नहीं जा पाएगा, है ना। बट क्या हो रहा है, यहाँ पर परफ्यूजन हो रहा है ना। परफ्यूजन का मतलब आपका हार्ट से ब्लड तो आ रहा है ना, हार्ट से ब्लड पल्मोनरी एरिया में आ रहा है उसको परफ्यूजन देने के लिए, बट वो परफ्यूजन तो हो रहा है, बट
आपका जो ब्लड है वो क्या नहीं रिसीव कर पा रहा है, ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर पा रहा है। आपका ब्लड आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका जो लंग्स है उसके एल्वुलाइज में फ्लूइड भर जाने के कारण जो ऑक्सीजन है वो ब्लड की ओर नहीं जा पा रहा है, दैट इज़ द पल्मोनरी शंटिंग। Now next is the ventilation perfusion mismatch, that air exchange and blood flow are not evenly matched। जो मैंने पहले ही बताया, जो एयर का एक्सचेंज है और ब्लड का जो फ्लो है वो इवनली मैच नहीं होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दी सम प्रॉब्लम दैट मीन्स अगर आपका एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो गया सो एयर अंदर नहीं जा पाएगा। मान लो ब्लड वेसल्स में कुछ ब्लॉकेज या डैमेज हो गया तो ब्लड जो है लंग्स की ओर नहीं जा पाएगा। सो आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने के कारण जो आपका एयर का एंट्री और ब्लड का लंग्स की ओर जाना में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना ही क्या कहलाता है, आपका वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच कहलाता है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज़ द डिफ्यूजन लिमिटेशन। सो कैसे डिफ्यूजन जो है लिमिटेशन होता है आप जानते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन, आपका सब्सटेंसेस मूव फ्रॉम दी हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन। सो ऑक्सीजन आपके एल्वुलाई में ज़्यादा है तो वो मूव हो जाता है आपके ब्लड की तरफ जहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहाँ ज़्यादा है तो एल्वुलाई में नहीं है तो वहाँ से मूव हो जाता है वो किसी की तरफ, आपके एल्वुलाई की तरफ, फिर आप उसको क्या करते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो यहाँ पे सीवियर एम्फाइसीमा जिसमें जो एल्वुलाई के वॉल है वो डैमेज हो जाते हैं। रिकरेंट पल्मोनरी एम्बोलाई अगर हो गई है ना, एम्बोलस आ गया है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस है ना, फाइब्रस टिश्यू रिप्लेस कर दिया है, and hypoxia present during the exercise, these all are the condition in which the diffusion process is limited, diffusion जो है वो properly नहीं हो पाता है, ठीक है। now fourth condition, ये देखिए आपका डिफ्यूजन लिमिटेशन का डायग्राम, जिसमें आपका पल्मोनरी जो एल्वुलर जो वॉल है बेटा, ये वाला वॉल जो है वो थिक हो गया है। अब ये एल्वुलर वॉल जब थिक हो जाएगा तो ऑक्सीजन जितना भी आ जाए इस थिक वॉल से क्या नहीं हो पाएगा, वो डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में नहीं आ पाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द डायग्राम इन विच द डिफ्यूजन लिमिटेशन इज शोन। नाउ नेक्स्ट इज़ द एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। सो एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन का मतलब है एल्वुलाई के कारण प्रॉब्लम अराइज हो रही है। सो यहाँ पर आपका दिया है रेस्ट्रिक्टिव लंग डिसीज़, जिसमें ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा था, COPD जिसमें से मेन है। नाउ CNS डिसीजेस हो गया, CNS डिसीजेस मेनली मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या को मैनेज करता है बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपका कार्डियोवैस्कुलर सेंटर भी है और रेस्पिरेटरी सेंटर भी है। अगर वहाँ से इम्पल्स रेस्पिरेटरी सेंटर सिस्टम में नहीं आएगा तो डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स क्या नहीं हो पाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण से आपका ऑक्सीजन इनहेल करने और एक्सहेल करने, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिट हो जाएगा। सो एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन होगा, है ना, एल्वुलाई जो है प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं हो पाएंगे ऑक्सीजन से। नाउ चेस्ट वॉल डिस्फंक्शन जो हमने चेस्ट ट्रॉमा में पढ़ा था, है ना, चेस्ट वॉल में कुछ डिस्फंक्शन हो गया है जिसके कारण से आपका एयर जो है वो प्रॉपरली इन एंड आउट नहीं हो पा रहा है। नाउ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर मतलब कि नर्वस सप्लाई प्रॉपरली आपकी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, जिसके कारण से मेनली जो डायफ्राम है और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है उसको नर्वस सप्लाई नहीं मिल रही है, जिसके कारण से जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को जब इन करते हैं तब आपका जो मसल्स है, रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं, डायफ्राम और जो इंटरकॉस्टल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और आपका थोरैसिक कैविटी का डायमीटर को बढ़ाते हैं, तभी तो हम ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ एयर को इन कर पाते हैं। और जब वो रिलैक्स होते हैं तब हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं, है ना। सो न्यूरोमस्कुलर डिसीज होने के कारण ये दोनों प्रोसेस जो है हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द फोर्थ कंडीशन, दैट इज़ द एल्वुलर हाइपोवेंटिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द फिफ्थ इज़ द इंटररिलेशनशिप ऑफ मैकेनिज्म। सो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बारे में दिया है, जिसमें मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको पैथोलॉजिकल कंडीशन के बारे में। मान लो पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है ना, लंग में इन्फेक्शन हुआ, मान लो सिंपल सी बात निमोनिया को ले लेते हैं हम लोग या ट्यूबरकुलोसिस को ले लेते हैं। सो जब ऐसा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है सो लंग के टिश्यूज़ जो हैं वो इन्फ्लेम्ड होकर के धीरे धीरे नेक्रोसिस होने लगता है, डैमेज होने लगते हैं, एब्सेस का फॉर्मेशन हो जाता है, कैविटी फॉर्म हो जाती है, ठीक है। सो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, साथ में वहाँ पर लंग एब्सेस भी डेवलप हो गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ एल्वुलाई में जो टिश्यूज़ है, फ्लूइड है, वो धीरे धीरे क्या होते जाते हैं, आपके भरते जाते हैं। सो अनदर कंडीशन आपका लंग का कंसोलिडेशन भी क्या हो जाता है, वहाँ पर आपको दिखाई देता है। कभी कभी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि प्लूरल स्पेस और आपके लंग पेरेन्काइमा के बीच में फिस्टुला का फॉर्मेशन हो जाता है, पैसेज बन जाता है, जिसके थ्रू जो पस है वो लीक होकर के कहाँ पर जमा हो जाएगा, प्लूरल स्पेस में, एंड दैट विल लीड टू कंडीशन दैट इज कॉल्ड दी एम्पाइमा। एम्पाइमा का कंडीशन क्या कर सकता है, वो अराइज कर सकता है। सो यहाँ पर 2 से ज़्यादा पैथोलॉजिकल कंडीशन यहाँ पर क्या हो रही है, अराइज हो रही है, जिसके कारण से पर्सन का जो गैस एक्सचेंज है वो क्या हो जाएगा, आपका लिमिट हो जाएगा। दैट इज़ द फिफ्थ एटियोलॉजी, दैट इज इंटर रिलेशनशिप मैकेनिज्म के कारण हाइपोक्सीमिया क्या होता है, डेवलप होता है। सो दीज आर दी 5 कंडीशन ऑफ hypoxemic respiratory failure. Now we are going to study about the second condition, that is the
हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर, है ना, ये आपका सेकेंड टाइप है रेस्पिरेटरी फेलियर का, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। सो हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर में फर्स्ट जो इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट इज़ द इम्बैलेंस बिटवीन वेंटिलेटरी सप्लाई एंड द डिमांड। सो आपका सप्लाई एंड डिमांड जो है वो क्या हो रहा है, आपका डिस्टर्बेंस हो रहा है, इम्बैलेंस हो रहा है। सप्लाई का मतलब आपका ऑक्सीजन अंदर जाना, इनहेल करना क्या होता है, सप्लाई होता है, और हमारा बॉडी कितना एक्टिविटी करता है उसके अकॉर्डिंग हमारे किस टिश्यू को कितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो मेरे लैरिंग्स को बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, मस्कुलर स्पैज़म एंड रिलैक्सेशन होने के कारण आपके लैरिंग्स को और मेनली हमारे ब्रेन को अभी क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए। सो डिमांड अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो हम जब कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं या जब हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है ना, तो उस समय आपका बॉडी को ऑक्सीजन का डिमांड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और उस समय अगर एडिक्वेट ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हमको नहीं मिली, सो आपका वेंटिलेटरी सप्लाई और डिमांड के बीच में क्या हो जाएगा बेटा, इम्बैलेंस हो जाता है। दैट इज़ दी हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। और डिमांड जब बढ़ेगा, बॉडी का डिमांड जब बढ़ेगा, ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा चाहिए हमको ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को हमको बाहर निकाल के ऑक्सीजन ज़्यादा लेना है, बट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सप्लाई जब क्या नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की नहीं हो पाती है, दैट इज़ द फर्स्ट cause, that is imbalance between ventilatory supply and the demand. Now second condition, that is the airways and the alveoli. सो एयरवे और एल्वुलाई जो है प्रॉपरली फंक्शन जब नहीं कर पाते हैं, तो इसको हमने पढ़ा है सारे कंडीशन को, दैट इज़ अस्थमा हमने पढ़ा, ब्रोंकियोल्स जो है आपके कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एम्फाइसीमा हमने पढ़ा है ना, एल्वुलाई जो है वो डैमेज हो जाते हैं, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस पढ़ा हमने जिसमें ब्रोंकियोल्स के वॉल में इन्फ्लामेशन होता है और एक्सेसिव म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस हमने पढ़ा जिसमें आपके जो लंग टिश्यूज़ हैं वो क्या हो जाते हैं, आपके फाइब्रस हो जाते हैं, प्रॉपरली एयर जो है एक्सचेंज को क्या करते हैं, वो लिमिट करते हैं। सो ये सारा कंडीशन है जिसमें एयरवेज और एल्वुलाई के कारण से आपका डिमांड तो है बॉडी को, बट इन कंडीशन के कारण से ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो क्या नहीं हो पा रही है, प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पाती है। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो सम ड्रग के ओवरडोज के कारण, जैसे कि सेडेटिव्स हो गया या एनेस्थीसिया कुछ हो गया। देन ब्रेन स्टेम का इन्फाक्शन, ब्रेन स्टेम एग्जैक्टली वो एरिया है, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा वाला एरिया को हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं। सो ब्रेन स्टेम में अगर इन्फाक्शन हो गया, इन्फाक्शन का मतलब ब्लड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट हो गई, इश्चीमिया हुआ और वहाँ के सेल डेड हो गए, दैट इज़ कॉल्ड द इन्फाक्शन। सो ब्रेन स्टेम में इन्फाक्शन होने के कारण आपका नर्वस सप्लाई जो है रेस्पिरेटरी सेंटर के थ्रू थोरेसिक आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को नहीं मिल पाएगा। नाउ नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होने के कारण भी रेस्पिरेटरी जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी। सो आपके जो मसल्स हैं रेस्पिरेशन के वो प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द चेस्ट वॉल में जो मेन प्रॉब्लम होता है। सो हमने ये पढ़ा ही हुआ था, फ्लाइल चेस्ट पढ़ा, फ्रैक्चर रिब के बारे में हमने पढ़ा था, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शन अगर हो रहा है, मसल में स्पैज़म हो रहा है। सो ये सारे कंडीशन हैं जो एयर को बॉडी के अंदर इन नहीं कर पाता है, पर्सन जो है इनहेल करने में पर्सन को क्या होती है, परेशानी होती है। सो डिमांड बढ़ रहा है इधर पे और इनहेल कर ही नहीं पा रहा है पर्सन। ठीक है। सो दीज आर दी अनदर फोर्थ कंडीशन दैट इज चेस्ट वॉल कंडीशन। पढ़ा है हमने, फ्लाइल चेस्ट, फ्रैक्चर, मैकेनिकल रेस्ट्रिक्शंस एंड दी मस्कुलर स्पैज़म। नाउ नेक्स्ट इज द हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर का फिफ्थ जो कॉज है दैट इज द न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। सो न्यूरोमस्कुलर कंडीशन में आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में दिया हुआ है। सो मसल्स जो हैं उसमें डिस्ट्रॉफी है ना, माल फंक्शन हो जाते हैं और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में मसल का साइज़ कम हो जाता है और प्रॉपरली मसल्स जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम जो है वो क्या नहीं कर पाते हैं, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें जो माइलिन शीथ है उसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अटैक करता है और माइलिन शीथ को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। सो माइलिन शीथ जब डिस्ट्रॉय हो जाती है तो नर्व इम्पल्सेस का कंडक्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। सो नर्व इम्पल्सेस जो प्रॉपरली कंडक्ट नहीं हो पाएंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो वहाँ पर के मसल्स प्रॉपरली क्या नहीं कर पाएंगे, वर्क नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज़ द फिफ्थ कंडीशन दैट इज़ द न्यूरोमस्कुलर कंडीशन। सो दीज आर हमने 5 कंडीशन आपका हाइपोक्सिमिक रेस्पिरेटरी फेलियर का पढ़ा और 5 कंडीशन आपका हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर का पढ़ा। नाउ नेक्स्ट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे पहला है सडन एंड ग्रेजुअल ऑनसेट, एकदम सडन स्टार्ट होता है, सडन डिक्रीज इन पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर और रैपिड इंक्रीज इन दी पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। सो अगर ऐसा हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि कंडीशन एकदम कैसा है, सीरियस है।
Now, when compensatory mechanism fails, respiratory failure occurs. साइन में भी स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक. सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म जब हमारे बॉडी का क्या हो जाता है, फेल हो जाता है ना. अब एक कंपनसेटरी कीमो रिसेप्टर रिस्पॉन्स हम लोग जानते हैं. आपका बॉडी में जब ऑक्सीजन का क्या होता है, सैचुरेशन कम हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सैचुरेशन बढ़ जाता है. सो हमारे जो कीमो रिसेप्टर्स हैं कैरोटिड बॉडीज़ में जो प्रेजेंट होते हैं, सो वो स्टिमुलेट होते हैं और मेडुला ऑब्लोंगेटा को मैसेज देते हैं कि पर्सन को क्या हो गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है. और आपका वहाँ से फिर आपका सिंपैथेटिक स्टिमुलाई, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई किधर आता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में आता है और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है और पर्सन हाइपर वेंटिलेट करके उसको कंपनसेट करने की कोशिश करता है. बट जब कंपनसेटरी मैकेनिज्म फेल हो जाता है ना, तो साइन एंड सिम्टम्स जो है रेस्पिरेटरी फेलियर की वो हमको क्या होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं. कुछ साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक होते हैं, कुछ आपके नॉन स्पेसिफिक, मतलब कुछ अच्छे से दिखाई देते हैं, कुछ हमको अच्छे से दिखाई नहीं देते हैं. ना आपका पर्सन को दिखाई देगा सीवियर मॉर्निंग हेडेक रहेगा. साइनोसिस देख सकते हैं आप लोग, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ दी पेरीफेरी जो एरिया है फिंगर टिप में आपको दिखाई देगा. ना टेकीकार्डिया एंड माइल्ड हाइपरटेंशन जो है वो अर्ली साइन है. पर्सन का हार्ट रेट बढ़ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन का डिमांड है, तो हार्ट कोशिश करेगा कि मैं ज़्यादा पंप करूँ कि ऑक्सीजन का डिमांड को मैं क्या कर सकूँ, पूरा कर सकूँ. सो टेकीकार्डिया, हार्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. नाउ कॉन्शियस कंसिक्वेंसेस ऑफ हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया. सो हाइपोक्सीमिया एंड हाइपोक्सिया के कारण से मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड सेल डेथ का जो कंडीशन है वो क्या हो सकता है, अराइज हो सकता है. जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा और ऑक्सीजन की जब कमी होगी, दैट कंडीशन इज नोन एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस. और इस कंडीशन में क्या होता है, जो टिश्यूज़ हैं जब वो क्या हो जाते हैं, ऑक्सीजन से प्रॉपरली परफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, सो सेल डेथ होना क्या हो जाता है बेटा, शुरू हो जाता है. धीरे धीरे कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा और रीनल फंक्शन भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आपका इम्पेयर हो जाता है ऑक्सीजन के लैकिंग के कारण से. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो दिखाई देगा, दैट इज़ रैपिड शैलो ब्रीदिंग पैटर्न. रैपिड रहेगा बट बहुत शैलो रहेगा. ट्राइपॉड पोजीशन देख रहे हैं आप लोग, पर्सन कैसा बैठा हुआ है, ऐसे ही पोजीशन में उसको अच्छा लगेगा. बैठ के थोड़ा सा लीन हो जाएगा, है ना, झुक जाएगा, तो ऐसा पर्सन का पोस्चर हो जाएगा. देन डिस्निया जो है वो क्या होगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जो है पर्सन को डेवलप होगी. नाउ स्पेसिफिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है जैसे दैट इज़ पर्स्ड लिप्ड ब्रीडिंग, है ना. सो पर्सन का लिप्स के थ्रू वो क्या करेगा, करके क्या करेगा, एक्सेल करेगा. एंड रिट्रैक्शन जो है चेस्ट में आपका बीच में जो जिफॉइड प्रोसेस है, डायग्राम में आप लोग देखेंगे, है ना, ये जिफॉइड प्रोसेस है. अंदर की ओर रिट्रैक्शन यहाँ पर आपको अंदर धंसता हुआ दिखेगा. देखिए आपके रिप्स के रिट्रैक्शन जो है, इंटरकॉस्टल मसल्स अंदर की ओर धंसे हुए क्या हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं. देन आपका चेंज इन EI रेशियो. इन्हेलेशन, चेंज इन EI रेशियो का मतलब है आपका इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा. नाउ डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला आपका हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हम लोग देखेंगे. पर्सन को हिस्ट्री लेना है कि कौन सा डिसीज़ कंडीशन से वो सफ़र कर रहा था. फिजिकली एग्जामिन करना है, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स शो होते हैं. ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टेरियल ब्लड गैस का जिसमें ऑक्सीजन का प्रेशर कम और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा मिलेगा. चेस्ट एक्सरे देखेंगे रूल आउट करने के लिए कंडीशन को. कंप्लीट ब्लड काउंट, स्पूटम, ब्लड कल्चर, इलेक्ट्रोलाइट, ECG मॉनिटरिंग, यूरिन एनालिसिस करना है. वेंटिलेशन परफ्यूजन लंग स्कैन करना है. पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करना है अगर सीवियर केसेस अगर अराइज हो रही है. तो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन करके कुछ एम्बोलस है या क्लॉट है उसको रिमूव करने के लिए हमको ये प्रोसीजर को क्या करना है, परफॉर्म करना है. ना ट्रीटमेंट गोल जो है दैट इज़ दी ऑक्सीजन थेरेपी है मेन. मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन जो थोरेसिक कैविटी में जमा हो गया उसको आप क्या कर सकें, बाहर निकाल सकें. और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. ना O2 थेरेपी में हम लोग देखेंगे इफ़ सेकेंडरी टू वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच. सो आपका मेन जो सेकेंडरी कंडीशन दैट इज़ दी वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हो रहा है. सो आपका 1 to 3 लीटर और 24 to 32% ऑफ ऑक्सीजन जो है हमको मास्क के थ्रू पर्सन को प्रोवाइड करना है. इफ़ सेकेंडरी टू इंट्रापल्मोनरी शंटिंग अगर हुई है पर्सन को, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हमको क्या करना है, पर्सन को प्रोवाइड करना है. सो इंट्रापल्मोनरी शंटिंग में क्या होता है, एग्जैक्टली पर्सन का ब्लड जो है बॉडी में गया ही तो है बट क्या नहीं हो पा रहा है, वो कुछ ऐसा हो गया है कि पर्सन ऑक्सीजन को ले ही नहीं पा रहा है रिसीव, और आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ पर चला जा रहा है, हार्ट में चला जा रहा है. सो ऐसे कंडीशन में आपका एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है या फिर टाइट फिटिंग मास्क के थ्रू पर्सन को वेंटिलेटरी सपोर्ट में क्या करना है, हमको रखना है. जो मेन गोल होता है दैट इज़ पार्शियल ऑक्सीजन प्रेशर जो है आपका 55 to 60 के पास रहे और उससे अबो ही रहे, उससे कम ना हो. सैचुरेशन जो है वो 90% रहे, है ना, और मोर एट लोवेस्ट ऑक्सीजन कंसनट्रेशन पॉसिबल. ना O2 एट हाई कंसनट्रेशन फॉर लॉन्गर देन 48 आवर्स कॉजिंग O2 टॉक्सिसिटी. सो ज़्यादा हायर कंसनट्रेशन में हमको नहीं रखना
रखना है ऑक्सीजन को, 90% इज़ इनफ, क्योंकि आपका ज़्यादा ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी भी बॉडी में क्या हो सकती है, डेवलप हो सकती है। नाउ नेक्स्ट इज़ द what is oxygen toxicity. So oxygen toxicity में occur when too high a concentration of oxygen, जब ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है एंड इज एडमिनिस्ट्रेड फॉर अ एक्सटेंडेड पीरियड, बहुत लंबे समय तक के लिए हम सब दे रहे हैं जब। इट इज़ कॉज्ड बाय ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स विच आर बाई प्रोडक्ट ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। इफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी इज अनट्रीटेड द रेडिकल्स कैन सीवियरली डैमेज और किल द सेल। सो ऑक्सीजन भी, कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में अगर हो जाती है दैट इज़ डेंजरस, है ना। कोई भी चीज़ का एक नॉर्मल वैल्यू हमारे बॉडी में सेटल्ड है ना। सो उससे, जैसे सिंपल सा एग्जांपल शुगर का ले लेते हैं, अगर कम हो रहा है तो भी बहुत डेंजरस है, अगर ज़्यादा हो रहा है तो भी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो वैसा ऑक्सीजन भी है। सो क्योंकि पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के थ्रू हम लोग क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। सो हमको नोट डाउन करना है कि पेशेंट को ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में भी होना हमारे बॉडी सेल को क्या करता है, डैमेज करता है। नाउ नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी। सो सबस्टर्नल डिस्कम्फर्ट होगा, पैरेस्थीसिया, कुछ फीलिंग होगा पर्सन की बॉडी में, कुछ चल रहा है ऐसा वाला फीलिंग उसको होगा। डिस्निया होगा, रेस्टलेसनेस, फटीग एंड मैलिस डेवलप होगा। प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी डेवलप हो सकती है एंड एनव्यूलर इन्फिल्ट्रेट्स इविडेंट ऑन दी चेस्ट एक्सरे। एनव्यूलर इन्फिल्ट्रेशन जो है आपको क्या होगा, चेस्ट एक्सरे में दिखाई देगा। कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग आपका ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी को। सो हाई कंसनट्रेशन ऑक्सीजन हमको नहीं देना है, 1 to 3 लीटर जो हमने पहले सेट किया था उसी सेट रेट से हमको देना है। नाउ ABG एनालिसिस कंटिन्यूसली हमको मॉनिटर करना है। ऑफन पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर और कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर इज यूज्ड विथ ऑक्सीजन थेरेपी टू रिजर्व और प्रिवेंट द माइक्रो एटेलेक्टासिस। एटेलेक्टासिस डेवलप मत हो, उसके लिए क्या करना है हमको, पीप और सी पीप जो है उस मोड में हमको पर्सन को वेंटिलेशन में क्या करना है, रखना है। ठीक है, क्लियर है। नाउ द लेवल ऑफ पीप दैट अलोज द बेस्ट ऑक्सीजनेशन विदाउट हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज इज नोन एज द बेस्ट पीप। सो ऐसा पीप में रखना है, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर में उसको सेट करके रखना है, और वो बेस्ट आपका पीप होता है जो कि आपका नॉर्मली हीमोडायनेमिक कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए नहीं देता है। ठीक है, सो आपका वेंटिलेटर को इस मोड में हमको सेट करके रखना है। देन मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन। सो फर्स्ट था ऑक्सीजनेशन। मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन में यहाँ इफेक्टिव कफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सन को क्वाडा कफ मतलब कि असिस्ट करना है कफ में। हफ कफ, ओन जेंटल वे टू कफ एंड स्टैक्ड कफ दैट इज सीरीज ऑफ डीप ब्रीथ देन 1 लिटिल कफ। सो आपको पेशेंट को असिस्ट भी करना है, पेशेंट को खुद से कफ करने के लिए बोलना है, और डीप ब्रीदिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज भी उसको सिखाना है। नाउ पोजीशन जो है दैट इज़ हेड ऑफ बेड दैट इज़ 45 डिग्री जो है हमको कैसे करना है, एलिवेट करके रखना है। और आपका गुड लंग डाउन मतलब लंग जो है नीचे की ओर होना चाहिए, एकदम पैरेलल नहीं होना चाहिए, हेड एंड ऊपर की होना चाहिए। हाइड्रेशन अच्छा होना है ना। फ्लूइड इंटेक 2 to 3 लीटर्स पर डे अगर हम देंगे तो वो लूज़ करता है सिक्रीशंस को। ह्यूमिडिफिकेशन देना है, और आपका एरोसोल ट्रीटमेंट, नेबुलाइजेशन हम लोग दे सकते हैं। म्यूकोलाइटिक एजेंट देंगे जो म्यूकस को क्या करता है, डिजॉल्व करने का काम करता है। नाउ चेस्ट जो पल्मोन फिजियोथेरेपी हमको देना है थ्रू दी पॉस्चरल ड्रेनेज, परकशन एंड वाइब्रेशन के थ्रू, और सक्शनिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, सिक्रीशंस को बाहर करेंगे। Now next is the positive pressure ventilation. So main invasive through oro or nasotracheal intubation and non-invasively through the mask. So अगर हम invasion कर रहे हैं तो आपको endotracheal tube डालना पड़ेगा, और अगर नॉन इन्वेजिव है तो आपको बाय दी मास्क टेक्निक के थ्रू, मास्क के थ्रू क्या करना है, आपको पर्सन को पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में रखना है, बाईपैप जिसको हम लोग बोलते हैं। और उसका प्रेशर ग्रेडियंट को आपको सेट करना है आपका पर्सन को, और यहाँ पर आपका सेटिंग दिया हुआ है मोड दैट इज़ बाईपैप डिफरेंस लेवल ऑफ प्रेशर फॉर इंस्पायर्ड एंड दी एक्सपिरेशन, आईपैप दैट इज़ हायर फॉर दी इंस्पिरेशन एंड ईपैप फॉर दी लोअर फॉर दी इंस्पिरेशन। नॉर्मली हम लोग बाईपैप में ही पेशेंट को रखते हैं। एंड यूज्ड बेस्ट इन द क्रोनिक respiratory failure in patient with the chest wall and neuromuscular disease, also with the heart failure and the आपका है chronic obstructive pulmonary disease. सो मेन जो बेस्ट जो आपके मोड्स दिए हुए हैं, बाईपैप है, आईपैप, ईपैप, सीपैप फॉर द स्लीप एपनिया हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बेस्ट है आपका रेस्पिरेटरी फेलियर के लिए। दिस इज़ द पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। नाउ नेक्स्ट इज़ द ड्रग थेरेपी। सो ड्रग थेरेपी में मेजर है बेटा ब्रोंकोस्पैजम्स को रिलीव करने के लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर्स देना है ना। एंटी इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना है, इनहेलेशन और आईवी। और पल्मोनरी कंजेशन को रिलीव करने के लिए डायूरेटिक्स एंड नाइट्रोग्लिसरीन विद दी हार्ट फेलियर। पल्मोनरी इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे हम लोग एंटीबायोटिक्स के थ्रू। एंग्जाइटी रिड्यूस करेंगे, पेन एंड एजिटेशन रिड्यूस करेंगे।
और सीडेट करने की ज़रूरत पड़ सकती है अगर पर्सन बहुत ज़्यादा एंग्शियस और आपका डिजनिक हो रहा है तो, है ना। और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट इफ़ ऑन वेंटिलेटर अगर है पेशेंट, क्योंकि बहुत इरिटेटिंग होता है, उसको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, सो पर्सन को आप सीडेट भी कर सकते हैं और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट भी हम क्या कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर द कम्फर्ट ऑफ द पेशेंट। नाउ न्यूट्रिशन, सो ड्यूरिंग एक्यूट फेज एटर्नल और पेरेंटल न्यूट्रिशन, मतलब कि आईवी फ्लूइड्स के थ्रू हमको क्या करना है, पेरेंटल न्यूट्रिशन हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। एंड इन अ हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट नीड मोर कैलोरीज, सो हाई कैलोरी प्रोटीन जो आपका फ्लूइड है वो क्या करना है, हमको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट का बॉडी में रिटेन हो गया है, सो हमको कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है वो क्या करना है, उसको अवॉइड करना है। नाउ नर्सिंग कोलैबोरेशन, सो मेन जो नर्सिंग असेसमेंट है वो आपको पता है, हेल्थ हिस्ट्री है, मेडिकेशन और सर्जरी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो मेन जो नर्सिंग असेसमेंट है दैट इज़ दी, ये आपको अच्छे से पता है, इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगी। दैट इज़ फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, हेल्थ परसेप्शन आपको देखना है पेशेंट का, न्यूट्रिशनल देखना है, मेटाबॉलिज्म, एक्सरसाइज एक्टिविटी देखना है, स्लीप एंड रेस्ट देखना है, कॉग्निटिव और परसेप्शुअल जो लेवल है पेशेंट का, कोपिंग लेवल कितना है, वो चीज़ क्या करना है, आपको देखना है। नाउ नेक्स्ट है आपका जनरल, इंटेग्यूमेंट्री, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, न्यूरोलॉजिकल, आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन करना है ऑन द फिजिकल असेसमेंट, और लेबोरेटरी की फाइंडिंग भी क्या करना है, आपको एसेस करना है। नर्सिंग डायग्नोसिस कुछ है यहाँ पर, दैट इज़ द इम्पैर्ड गैस एक्सचेंज, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, रिस्क फॉर फ्लूइड वॉल्यूम इम्बैलेंस, एंग्जाइटी एंड इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। सो ये आपका लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस है जो रेस्पिरेटरी फेलियर वाले पेशेंट्स में हमको देखने के लिए मिलता है। सो मेजर जो गोल है, प्लानिंग जो गोल होता है हमारा, दैट इज़ एबीजी वैल्यू जो है पेशेंट का वो बेसलाइन लिमिट में आ जाए, ब्रीथ साउंड विद इन पेशेंट्स बेसलाइन में आ जाए, डिज्निया और ब्रीदिंग जो है वो क्या हो जाए, सारा बेसलाइन में आ जाए, और इफेक्टिवली पर्सन कफ को क्या कर सके, क्लियर कर सके। सो प्रिवेंशन है यहाँ पर, थोरो हिस्ट्री एंड फिजिकल असेसमेंट टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ द पेशेंट एंड अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो मेन जो है फर्स्ट दैट इज़ द रेस्पिरेटरी थेरेपी, सो ऑक्सीजन डिलीवर करना है, और आपका मेन चीज़ें ध्यान रखना, आपको पार्शियल जो ऑक्सीजन है 55 to 60 mm ऑफ Hg और 90% सैचुरेशन में रखना है, और आपका लोवेस्ट ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन रखना है ताकि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी उसको ना हो। ना रेस्पिरेटरी थेरेपीज आपको देना है, दैट इज़ द मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रीशन, हाइड्रेशन एंड ह्यूमिडिफिकेशन, चेस्ट फिजियोथेरेपी, एयरवे सक्शनिंग एंड इफेक्टिव कफिंग एंड दी पोजिशन, फॉलर्स पोजिशन नॉर्मली हम लोग पेशेंट को देते हैं। ना पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में रखना है, इन्वेसिव जो मैंने बताया था पैप, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, बाई पैप है, और आपका सी पैप। दोनों में से कोई एक जो मोड है, दोनों को एक साथ नहीं, कोई एक जो मोड है उसमें पेशेंट को हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। सो दिस इज़ नॉन इन्वेजिव पीपीई। देखो बाई मास्क के थ्रू पर्सन को क्या किया गया है, वेंटिलेटर से अटैच किया गया है ना, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन नहीं डाला गया है। दिस इज ऑल्सो द डायग्राम, दिस इज द डायग्राम थ्रू दी इन्वेजिव आपका पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, थ्रू दी एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो प्लेस है ना। और जो ऊपर डायग्राम हमने देखा दैट इज़ आपका बाई पैप है, जिसमें पेशेंट को बाई मास्क हम लोग क्या कर रहे हैं, वेंटिलेट कर रहे हैं। ना आपका जेरेंटोलॉजिकल कंसिड्रेशन है ना, जेरेंटोलॉजिकल मतलब ओल्डर पीपल को आपको कुछ ज़्यादा कंसिड्रेशन में रखना है। सो डिक्रीज वेंटिलेट बिकॉज उनका वेंटिलेटर कैपेसिटी कम रहता है, एल्वियोलर डायलेटेशन उनका रहता है, लार्ज एयर स्पेसिस रहता है, सरफेस एरिया उनका लंग का कम हो जाता है, और इलास्टिक रिकॉयल जो है लंग का वो कम हो जाता है, रेस्पिरेटरी मसल का स्ट्रेंथ कम हो जाता है, और चेस्ट का जो कॉम्प्लायंस है, एक्सपैंड होने का जो पावर है वो क्या हो जाता है, उनका कम हो जाता है। सो उनको आपको ज़्यादा मोर कंसर्न करके क्या करना है, उनको केयर आपको करना है। नाउ आपका लाइफ लॉन्ग स्मोकिंग रहती है उनकी, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस रहता है कभी कभी, एंड लेस अवेलेबल फिजियोलॉजिकल रिजर्व, दैट इज़ दी कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ दी ओल्डर पीपल में ये सारा कंडीशन आपको देखने के लिए मिलता है। सो उनका कंडीशन और सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर में जाने के चांसेस उनके कैसे रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। सो आपको ओल्डर पीपल को ज़्यादा कंसर्न करके लेना है, और प्रॉपर जो केयर है वो क्या करना है, उनको प्रोवाइड करना है। So this is all about the respiratory failure. Okay, thank you.